हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ओके, आर्टिकल 52 कहता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक प्रेसिडेंट है भारत का। ओके, तो ये सिंपल सा हम इसको मान लेते हैं कि ये कहता है प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट होता कौन है? तो प्रेसिडेंट को हम द हेड ऑफ द स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने सुना होगा द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। देश का पहला जो नागरिक होता है वो भी प्रेसिडेंट होता है। ओके, और जो हेड ऑफ द इंडिया जो है वो भी प्रेसिडेंट ही है। और प्रेसिडेंट को ही एक सिंबल माना जाता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का। ओके, और आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, और जो कह रहा है जो पावर होगी एग्जीक्यूटिव की वो कहाँ पे होगी? यूनियन में। ओके, आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है प्रेसिडेंट के लिए हम डायरेक्टली इलेक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शन में, है ना। अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात करें तो ये एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। ओके, और वो मेंबर क्या करते हैं? वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और जो वो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है, उसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो उसमें शामिल होंगे। नॉमिनेटिव जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें नहीं होंगे। ओके, इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और उसके साथ साथ जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होंगे। और उसके साथ साथ यूटीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसे यूटीज़ हैं जिनकी विधानसभा है। ठीक है, और उनके जो मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। आर्टिकल 55 कहता है कि क्या तरीका है जिससे हम इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, और आर्टिकल 56 हमें बताता है टर्म ऑफ द ऑफिस। ठीक है, प्रेसिडेंट कितने समय तक ऑफिस में रहेगा। आर्टिकल 56 के तहत जो प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल तक रहेगा ऑफिस में। ठीक है, तो 5 साल तक उसका रूलिंग पीरियड होगा, और उसके बाद फिर से इलेक्शंस हो गए तो फिर नया इलेक्ट होगा, तो फिर से वो प्रेसिडेंट नया बन जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 57 कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया क्या वो फिर से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, फिर से वो एलिजिबल है कि वो फिर से पीएम कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। आर्टिकल 58 बात करता है द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? सबसे पहली बात यही है कि वो भारत का एक नागरिक होना चाहिए, और उसकी एज होनी चाहिए 35 साल की। ठीक है, तो 35 साल उनको कंप्लीट होना चाहिए। और उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ सके, है ना, लोकसभा की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन लड़ सके, इतनी क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। और उसके बाद है कि वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करने होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 59 बताता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जैसे कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन गया, उसके ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो उसके लिए उसे ना ही किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, हाँ, अगर वो एमएलए या एमपी है, ठीक है, जिस दिन वो प्रेसिडेंट की ओथ लेगा, जब उसकी शपथ लेगा, तो उसे अपनी सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो राष्ट्रपति भवन को यूज़ कर सकता है। ठीक है, बिना किसी रेंट के। ठीक है, तो इसमें कोई उसे पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो उसे ये प्रिविलेजेस है कि वो राष्ट्रपति भवन को इस्तेमाल कर सकता है, और जब तक प्रेसिडेंट ऑफिस में रहेंगे उनके प्रिविलेजेस उनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आर्टिकल 60 बात करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की शपथ। और प्रेसिडेंट की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? वो करवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अगर किसी भी कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो उस समय जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो शपथ ग्रहण करवाता है प्रेसिडेंट को। ओके, तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।